डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 6 एक्सीडेंट हो गया। वैसे तो नक्श को पार्टी में जाने के लिए बहुत देरी हो रही थी, लेकिन चित्रा के ऑर्डर को नक्श भला कैसे इग्नोर कर सकता था। तुरंत ही नक्श चित्रा के सामने जाकर खड़ा हो गया और चित्रा के बोलने का इंतजार करने लगा। हालांकि नक्श के अंदर एक गहरा बदलाव आ गया था और अब उसे किसी के भी ऑर्डर को पूरा करने या सुनने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नक्श अपने अंदर आए इस बदलाव की भनक भी चित्रा को नहीं लगने देना चाहता था। तभी चित्रा ने बोलना शुरू किया, तुम्हें याद है अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हारा और अनिका का हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया था। उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ पता नहीं चला है। रिपोर्ट्स के हिसाब से तुम दोनों की बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर को कोई दिक्कत तो नहीं, या खानदान में किसी को कुछ रहा हो। समझ रहे हो ना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कुछ भी? चित्रा की बात सुनकर नक्श का चेहरा शर्म से झुक गया। ऐसे कैसे चित्रा उसके परिवार वालों पर बेवजह शक कर सकती थी? लेकिन अपने गुस्से को संभालते हुए नक्श ने शालीन अंदाज में कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे खानदान में कभी किसी को कोई भी बीमारी नहीं थी, सब हेल्दी है और मैंने कभी ऐसा कुछ सुना भी नहीं है। नक्श ने पूरे विश्वास के साथ अपनी बात सामने रखी, लेकिन चित्रा ने उसकी बातों को इस तरह हवा में उड़ाया जैसे मानो वो झूठ बोल रहा हो। थोड़ी देर सोचने के बाद चित्रा ने कहा, अच्छा सच कह रहे हो। चलो एक काम करो, ऐसा करते हैं कि तुम अपने माँ बाप को हॉस्पिटल लेकर जाओ और उनका चेकअप कराओ। पूरी बॉडी का करा लेना, जो भी खर्चा होगा वो मैं भर दूंगी। इस काम में ढिलाई नहीं बरतनी है। चित्रा के बोलने के अंदाज से ऐसा लगा जैसे मानो सच में नक्श के माँ बाप को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। इस बारे में नक्श के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और अगर वो कहता भी तो क्या कहता। कुछ देर तक उन दोनों के बीच खामोशी बनी रही। फिर नक्श ने कहा, नहीं, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है माँ, फिर चेकअप कराने की क्या जरूरत है? साथ ही मैं नहीं चाहता कि आप फालतू का खर्चा करें, पैसे वेस्ट क्यों करने हैं? नक्श की बात सुनकर चित्रा पूरी तरह से चिढ़ गई थी। तुरंत ही चित्रा ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, तुम ज्यादा होशियार मत बनो, जितना कहा है उतना ही करो। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे उन्हें हॉस्पिटल में कोई खा जाएगा। अरे इतने बड़े हॉस्पिटल में चेकअप कराना उन्हें अपने जीवन में कभी नसीब नहीं होगा। एक तरह से देखा जाए तो उन्हीं के लिए अच्छा होगा, समझ गए ना? चलो मुझे अभी कुछ और भी काम है, अनिका को आ जाने दो। आज रात को हमारे परिवार की गैदरिंग पार्टी है तो हम सबको जाना होगा। अच्छे से तैयार होना, मुझे किसी की एक बात भी नहीं सुननी है। जहां होशियारी दिखानी होती है वहां तो दिखाता नहीं है, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। बड़बड़ाते हुए चित्रा ने अपना बैग उठाया और नक्श को ऑर्डर देने के बाद वहां से निकल गई थी। चित्रा तो वहां से जा चुकी थी, लेकिन नक्श के दिमाग में अभी भी उसकी ही बातें चल रही थी। नक्श के माथे पर पसीना आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी और अनिका दोनों की ही बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं है तो इस बार भी प्रोसेस फेल क्यों हो गई? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? पिछले 1.5 सालों से लगातार नक्श और अनिका IVF के जरिए टेस्ट ट्यूब बेबी करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार उनका प्रोसेस फेल हो जाता है। इस बार भी रिजल्ट्स फेल आए। नक्श को समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। ऐसे में क्या चित्रा का उसके परिवार वालों पर बेबुनियाद आरोप लगाना सही है? क्या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं है कि नक्श में कुछ करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन असल बात तो ये थी कि अनिका उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थी। 2 सालों में शायद ही नक्श उसके पास भी कभी बैठा हो। शादी को इतना वक्त हो गया था, लेकिन उसके परिवार वालों को अभी भी अनिका से कोई खुशखबरी सुनने नहीं मिली थी। अभी तक तो किसी ने भी चित्रा या अनिका से इस बारे में नहीं पूछा था, लेकिन टाइम निकलने के साथ साथ लोगों का शक बढ़ता जा रहा था और यही वजह थी कि इतना सब खेल खेलने की जरूरत पड़ी।
हालांकि डॉक्टर ने खुद चित्रा और अनिका से कहा था कि अगर वो नॉर्मल प्रोसेस से बच्चा करने का ट्राई करें तो बिना किसी परेशानी के वो सफल हो सकते हैं, लेकिन अनिका नक्श को अपने लायक नहीं समझती थी और यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नक्श उसे टच भी करे। भला अब इसमें गलती नक्श की कैसे हुई? लेकिन जब इस बार भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो बेचारे नक्श को आरोपी बना दिया गया। यहाँ तक कि चित्रा नक्श के परिवार वालों पर ही शक करने लगी। नक्श जानता था कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं, लेकिन वो मजबूर था। अनिका के पिता की इज्जत करने के नाते नक्श ने हमेशा खामोश रहना ही ठीक समझा था। IVF रिजल्ट्स के बारे में बहुत देर तक सोचने के बाद नक्श ने डिसाइड किया कि उसे अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। अभी उसके सामने उसके पुराने क्लासमेट्स की रियूनियन पार्टी थी जहां उसके सारे पुराने दोस्त आने वाले थे। कम से कम वहां जाकर उसे कुछ तो अच्छा फील होगा और वहां जाने के लिए उसे एकदम नाइसली ड्रेस्ड होना जरूरी है। नक्श ने मुंह हाथ धोए और चकाचक कपड़े पहनकर घर से बाहर निकला। नक्श के पास अपनी खुद की कोई कार नहीं थी, ले देकर उसके पास अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर था जो काफी पुराना हो गया था, लेकिन वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। अपने स्कूटर को कार समझकर नक्श सीधा होटल प्राइम स्टार की तरफ निकल पड़ा था। होटल प्राइम स्टार सूरत की सबसे आलीशान होटलों में से एक मानी जाती थी। बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स और फंक्शंस यही होते थे और आज नक्श के क्लासमेट की रियूनियन पार्टी भी यही होने वाली थी। ब्लैक कलर का सूट पहने नक्श अपने पुराने स्कूटर पर होटल पहुंचा। वहां खड़े होटल स्टाफ ने जब नक्श के स्कूटर की हालत देखी तो वो कंफ्यूज्ड हो गए। सूट पहनकर कोई इंसान अपने खटारा स्कूटर लेकर कैसे आ सकता है? हालांकि होटल के स्टाफ ने कुछ कहा नहीं, लेकिन नक्श को देखकर वो मन ही मन हंस रहे थे। अपने स्कूटर को होटल की पार्किंग में लगाने के बाद नक्श मिरर में अपनी शक्ल देखने लगा। अपने बालों को संवारने के बाद नक्श के कदम सीधा होटल के अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। अभी नक्श होटल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, ओए नक्श रुक जा भाई, मेरा भी इंतजार कर ले। उस आवाज को सुनकर जैसे ही नक्श ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक लाल मर्सिडीज खड़ी थी जिसकी खिड़की में से एक लंबे बाल वाला हैंडसम लड़का उसे देखकर दांत निकाल रहा था। उस लड़के को देखते ही नक्श खुश हो गया और उसकी खुशी साफ बता रही थी जैसे उसने कई दिन बाद अपने दोस्त को देखा था। तुरंत ही नक्श के कदम उस लाल मर्सिडीज की तरफ बढ़े और खुशी से झूमते हुए नक्श ने चिल्लाते हुए कहा, अरे हर्ष तू केंचो भाई केंचो। हर्ष नक्श की ही क्लासमेट था और स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था। लंबा और हैंडसम होने के कारण लड़कियों में उसके खूब चर्चे रहते थे। यहाँ तक कि बड़ी क्लास की लड़कियां भी उसे दोस्त बनाना चाहती थी। उसकी दीवानगी की कोई कमी नहीं थी। अभी भी उसके पीछे कई लड़कियां पड़ी थी, लेकिन हर्ष हर किसी को घास नहीं डालता था। नक्श एक नॉर्मल इंसान की तरह ही उससे मिलना चाहता था, इसलिए अपनी तरफ से कोई दिखावा ना करते हुए उसने हर्ष से कहा, कितने दिनों बाद मिले यार, तेरी कार तो बहुत बढ़िया लग रही है, कितने की ली? हर्ष ने हवा में हाथ हिलाते हुए कुछ इस तरह नक्श की बात का जवाब दिया जैसे मानो उसे उसकी परवाह ही ना हो। अरे ज्यादा महंगी नहीं है, बस 50 लाख की है। अपनी अमीरी का दिखावा करने के बाद हर्ष ने अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमाई, तभी उसकी नजर साइड में खड़े पुराने से स्कूटर पर पड़ी, जिसे देखकर पहले तो उसने अपना मुंह बनाया और फिर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए नक्श की तरफ देखते हुए बोला, नक्श तू यहाँ कैसे आया? मैं वो देख साइड में जो खड़ा है ना, मेरा हवाई स्कूटर, उसी से आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही सर्विसिंग करवाई है, मस्त हवा से बातें करता हुआ चलता है, टेस्ट ड्राइव लेगा क्या? ये बोलते हुए नक्श ने हर्ष की आंखों में देखकर अपने स्कूटर की चाबी हर्ष की तरफ बढ़ाई। नक्श की इस हरकत को देखकर हर्ष को हंसी आ गई और वो कार से उतरते हुए बोला, अरे नहीं अभी नहीं, फिर कभी चलो अंदर चलते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। जैसे ही नक्श और हर्ष अंदर पार्टी हॉल में पहुंचे वैसे ही सारे जूनियर्स ने हर्ष को घेर लिया और ग्रीट करने लगे। इस दौरान हर्ष ने नक्श को कब साइड में कर दिया नक्श को पता ही नहीं चला। ये देखकर एक पल के लिए नक्श को काफी बुरा लगा, क्योंकि वो बड़ी उम्मीद के साथ अपने दोस्तों से मिलने आया था। निराश होकर उसने मन ही मन सोचा कि उसके लिए तो एक कोना ही ठीक है और फिर वो कोने में रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। कुछ देर तक नक्श ने अपने आप को मन ही मन कोसा कि वो यहाँ क्या लेने आया है, लेकिन फिर जब वहां बैठे बैठे बाकी लोगों को देखा तो मन ही मन सोचने लगा कि यहाँ मौजूद जितने भी लोग एक दूसरे की वाहवाही कर रहे हैं ये बस एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। कम से कम नक्श के साथ जो हुआ वह एक सच्चाई तो थी। अगर इंसान अपनी जिंदगी में बेबस और लाचार हो जाए तो दुनिया उसके साथ कैसा सलूक करती है, ये बात नक्श अच्छी तरह से जानता था। नक्श अभी ये सब कुछ नोटिस कर ही रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बजी और उसने देखा कि उसके दादाजी का मैसेज आया है, फॉर्मेलिटीज क्लियर्ड एंड अमाउंट ट्रांसफर्ड।
अब इसे टोकन ऑफ लव कहे या फिर भानुशाली ग्रुप को नक्श की जरूरत। नक्श के एग्रीमेंट लेटर के हिसाब से भानुशाली ग्रुप को 24 घंटों के अंदर नक्श के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डालने थे, वरना नक्श और भानुशाली ग्रुप के बीच का एग्रीमेंट फेल हो जाता। नक्श के अकाउंट में वो पैसा भी आ गया था। ये देखते ही नक्श ने एक बार फिर से उन लोगों की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, सच कहे तो इंसान की कोई कीमत नहीं होती, बल्कि कीमत तो उसके पैसे की होती है। सभी चीजों पर गौर करते हुए नक्श की नज़र अचानक से शिवानी पर पड़ी। अगर हर्ष ने नक्श के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद वो शिवानी से दूर ही रहने की कोशिश करता, लेकिन बाकी लोगों के बर्ताव की वजह से अब वह उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों का टेस्ट लेना चाहता था, देखना चाहता था कि आखिर इनमें से कौन सच्चा है और कौन बेईमान है। तभी नक्श चेयर से उठा और बार काउंटर की तरफ चला गया। वहां से उसने एक वाइन का ग्लास उठाया और धीरे धीरे शिवानी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो शिवानी के पास पहुंचा, उसने वो वाइन का ग्लास शिवानी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, कैसी हो शिवानी? शिवानी ने नक्श की तरफ देखा और कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके एक फ्रेंड ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, हे गाइस, हालचाल तो होते रहेंगे, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में तो आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा। शिवानी की दोस्त यह बात वहां मौजूद सभी लोगों को सुनाते हुए कह रही थी। तभी उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, भाई साहब, ताज़ा खबर ये है कि हमारी शिवानी भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। और ये बात तो सब जानते हैं कि भानुशाली ग्रुप यहाँ की कितनी बड़ी कंपनी है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही हमारी शिवानी सुपरस्टार बन जाएगी। भानुशाली ग्रुप फिल्में भी प्रोड्यूस करते आए थे, ना जाने कितनी ही हिट्स दे चुके थे। और अगर भानुशाली ग्रुप शिवानी को एज एन एक्टर मौका देने वाले हैं, तब तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि शिवानी का फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट होगा। उस लड़की की बात सुनते ही सभी लोगों का ध्यान शिवानी की तरफ चला गया। सब लोगों को पता था कि शिवानी जहां जाने वाली है वो कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। ऊपर से शिवानी की खूबसूरती और उसका टैलेंट देखने के बाद उसका स्टार बनना तो तय था। क्या शिवानी भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है? लेकिन उस कंपनी का होने वाला सीईओ तो उन्हीं के पास बैठा है। अब ये जानकर नक्श की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या नक्श शिवानी को अपनी रियलिटी बताएगा या फिर वो शिवानी का भी टेस्ट लेगा और उसके बाद असली मजा चखाएगा? क्या इस पार्टी में सभी लोग नक्श का मजाक बनाने वाले थे? अगर ऐसा हुआ तो नक्श क्या करेगा? क्या इस पार्टी में कुछ ऐसा होगा जिससे नक्श किसी उलझन में फंस जाएगा? क्या नक्श अनिका की फैमिली गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनेगा? उस रेयर डायमंड नेकलेस का क्या? क्या यशवर्धन समय पर नक्श की डिमांड पूरी कर पाएंगे? जानने के लिए पढ़े CH7 गुमनाम तोहफा। शिवानी के भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली खबर ने पूरे पार्टी हॉल में तहलका मचा दिया था। देखते ही देखते सभी के मुंह चलने लगे, यार क्या बात कर रही हो? सच में शिवानी? अगर ऐसा है तो तुम मुझे अभी ही ऑटोग्राफ दे दो, अभी से मैं सबको जाकर दिखाऊंगा कि शिवानी द सुपरस्टार मेरी क्लासमेट रह चुकी है। हा 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 हा। सही कहा ब्रो, शिवानी मुझे भी ऑटोग्राफ चाहिए। जहां एक तरफ सभी शिवानी से ऑटोग्राफ मांग रहे थे, वहीं पीछे खड़ा नक्श वाइन के ग्लास का एक घूंट मारते हुए सोच रहा था कि जिस कंपनी के दम पर आज ये लोग इतनी खुशी मना रहे हैं, कल वही कंपनी मेरी होने वाली है। अगर आज शिवानी ने तेवर दिखाया तो आगे जाकर उसे भी कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त नक्श के लिए ना तो शिवानी बचपन का प्यार थी और ना ही एक अच्छी दोस्त। नक्श अपने दोस्तों के प्रति जिस भरोसे और विश्वास के साथ इस पार्टी में आया था वो पूरी तरह से टूट चुका था। सारी वाहवाही खत्म होने के बाद शिवानी फिर से अपनी जगह पर आकर बैठ गई। नक्श पहले से ही उसके बगल में बैठा था और शिवानी के चेहरे के हाव भाव को गौर से देख रहा था। नक्श और शिवानी के बीच में ज्यादा दूरी नहीं थी, फिर भी शिवानी ने एक बार भी उसकी तरफ देखना जरूरी नहीं समझा। हालांकि नक्श ने भी अब अपनी तरफ से पहल करनी बंद कर दी थी। वो तो बस देखना चाहता था कि इतनी रिस्पेक्ट मिलने के बाद इंसान के पैर जमीन पर टिकते हैं या नहीं। और नक्श को शिवानी की हरकत देखकर जवाब मिल गया था, क्योंकि शिवानी पूरी तरह से हवा में उड़ रही थी, इस बात से अनजान कि जो शख्स ठीक उसके पास में बैठा है वो भानुशाली ग्रुप का अगला सीईओ है। 10 मिनट बाद शिवानी की नज़र दरवाजे की तरफ गई और दरवाजे से अंदर आती हुई लड़की को देखकर उसने तुरंत ही नक्श की ओर देखा और मुंह बनाते हुए बोली, नक्श क्या तुम ये चेयर वेकेट कर सकते हो? मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी अभी इस पार्टी में आई है और मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अपनी जगह से उठने से पहले नक्श ने सोचा कि क्यों ना लो प्रोफाइल मेंटेन करते हुए और दब्बू बनकर इस पार्टी का मजा लिया जाए। उसने उसी लहजे में शिवानी से कहा, अरे हाँ, मुझे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड याद है, योर बेंच पार्टनर प्रियंका, राइट? लेकिन वो तो ऑलरेडी उधर बैठ गई है। ये बोलते हुए नक्श ने एक लड़की की तरफ इशारा किया जो उनसे 7-8 सीट छोड़कर बैठी थी। उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए नक्श ने शिवानी के लिए सवालिया निशान खड़े कर दिए थे।
नक्श की बात सुनकर शिवानी चौंक गई। उसने सोचा था कि अगर वो नक्श को यहाँ से जाने के लिए कहेगी तो नक्श दुम हिलाता हुआ चला जाएगा, लेकिन नक्श ने तो उल्टा सवाल कर डाला था, जिसे सुनकर शिवानी खुश नहीं थी। शिवानी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी नाक पर रखते हुए दबी आवाज में बोली, दरअसल तुम्हारी बॉडी से मुझे गंदी स्मेल आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ बैठकर काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए क्या तुम अपनी जगह बदल सकते हो। ये सुनकर नक्श स्टन रह गया। ऐसा कमेंट तो आज तक नक्श को किसी से भी नहीं मिला था। जब नक्श ने अपनी बॉडी को स्निफ किया तो उसे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आई, आती भी कैसे। इस पार्टी में आने से पहले नक्श अच्छी तरह से तैयार हुआ था, अब तो ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की की नाक में ही कोई दिक्कत है। लेकिन शिवानी की बात सुनकर नक्श के बाकी दोस्तों को उसे नीचा दिखाने का मौका मिल गया था। बात करे छे शिवानी। नक्श क्या भाई, नहा के नहीं आया क्या? हा 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 हा। अरे यार, नक्श हमारा पुराना क्लासमेट है, हमें उसे समझना होगा। देखो उसके कपड़ों का भी कलर फेड हो गया है, इसका मतलब साफ है कि नक्श बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करता है। अब ऐसे में बॉडी से स्मेल तो आएगी ही। हा 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 हा, दूसरे क्लासमेट ने कहा और उसकी आंखों में नक्श के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तभी एक फीमेल स्टूडेंट जो नक्श के बाजू में बैठी थी उसने नक्श से कहा, हटो हटो हटो, तुम मेरी जगह पर आओ। शिवानी को बीमार मत करो यार, अभी अभी तो उसकी खूबसूरत करियर की शुरुआत हुई है। नक्श अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता था, वो अपनी बात सामने रखना चाहता था। लेकिन तभी नक्श के बेंचमेट पार्टनर हार्दिक ने नक्श का हाथ पकड़ा और अरे चल चल कहते हुए उसे दूसरे कोने में ले गया और दोनों उस कोने में जाकर बैठ गए। सुकरे छे, पागल हो गया है क्या? शिवानी सही लड़की नहीं है, क्यों पंगे ले रहा है, क्यों मुसीबत बुलाना चाहता है? छोड़, हमें मिले एक अरसा हो गया, बहुत समय बाद तुझे देखा, आज तो दबा के पिएंगे। जब नक्श ने शिवानी की ओर देखा तो वो हर्ष के साथ खिलखिलाते हुए बातें कर रही थी और तब नक्श को पूरी तरह से पता चल गया कि शिवानी भी दूसरों की तरह ही है। नक्श ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सर हिलाया और हार्दिक के साथ चीयर्स किया। वो दोनों एक कोने में बैठकर ऐसे शराब पी रहे थे जैसे मानो पूरे पार्टी हॉल में उन दोनों के अलावा और कोई ना हो। नक्श के पुराने क्लासमेट में से एक हार्दिक ही था जो नक्श को अच्छे से ट्रीट करता था। जब कभी स्कूल में हार्दिक को बुली किया गया तो नक्श उसे बचाने के लिए हमेशा पहुंच जाता था। अब आप लोग इन दोनों की दोस्ती के बारे में तो समझ ही गए होंगे, दिल की दोस्ती के अपने ही स्वैग होते हैं जनाब। लंच की अभी शुरुआत ही हुई थी लेकिन उससे पहले ही ज्यादातर लोग नशे में डूब चुके थे और आपको तो पता ही है नशा होने के बाद लोग कैसी कैसी हरकतें करते हैं, डिमांड्स आने लगती है। कुछ ऐसा ही यहाँ हो रहा था। कोई कह रहा था कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, कोई कह रहा था कि नो गाना ओनली खाना, कोई कह रहा था कि चलो चलो गेम्स खेलते हैं। मतलब हर तरफ से डिमांड्स आना शुरू हो गई थी। इसी बीच सबकी नज़र शिवानी पर पड़ी और उन्हें याद आया कि शिवानी तो स्कूल के समय से ही डांस कर रही है। अब सब मिलकर शिवानी को चीयर करने लगे। शिवानी, अब तो तुम स्टार बनने वाली हो तो तुम्हें हमारे लिए एक स्टार परफॉर्मेंस तो देनी ही पड़ेगी। ऐसे कमेंट्स सुनकर शिवानी का चेहरा ब्लश करने लगा था। हालांकि शिवानी ने भी बहुत ड्रिंक कर रखी थी और वो काफी टिप्सी फील कर रही थी, लेकिन जब सभी की तरफ से रिक्वेस्ट्स आने लगी तो शिवानी अपनी जगह से उठी और उसके कदम स्टेज की तरफ बढ़ने लगे थे। शिवानी को स्टेज की ओर जाता देख सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे थे। म्यूजिक की शुरुआत हुई और शिवानी ने अपनी नशीली आंखों से हरकत करना शुरू किया। आधे से ज्यादा लोग तो उसकी चमकती आंखों की रोशनी में ही डूब गए थे। एक तरफ शिवानी अपनी कमर लचका रही थी तो दूसरी तरफ सारे मेल बॉयज भी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर लटके झटके मार रहे थे। ओहो, कातिल हसीना ने पार्टी हॉल का पूरा माहौल ही बदल डाला था। यार, शी इज हॉट, आ मने जोइए छे, नॉट ओनली हॉट बट वे मोर ब्यूटिफुल। अब लोगों के मुंह से कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे और इसमें कोई शक नहीं कि शिवानी पहले के मुकाबले अब कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव हो गई थी। शिवानी के डांस के बाद कुछ लड़कों ने भी स्टेज पर ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी और करीब 4 बजे तक पार्टी कुछ इसी तरह चलती रही। चूंकि आज की पार्टी में क्लास मॉनिटर और क्लास टीचर ने शिरकत नहीं की थी, इसलिए सभी ने डिसाइड किया कि कुछ दिन बाद वो लोग फिर से ऐसी ही एक रियूनियन पार्टी अरेंज करेंगे। इसी के साथ पार्टी का अंत हुआ। जब शिवानी वहां से जाने लगी तो उसके बहुत सारे मेल क्लासमेट जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे उन्होंने घर छोड़ने के लिए शिवानी को अप्रोच किया, लेकिन शिवानी ने ये कहकर सभी का दिल तोड़ दिया कि उसके पास ऑलरेडी कार है और उसका ड्राइवर कब से उसका इंतजार कर रहा है। अब क्या किया जा सकता था? सभी लोग शिवानी को जाते हुए देख रहे थे। जब शिवानी अपनी इंपोर्टेड लग्जरी गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तार से वहां से निकल गई तो सभी के चेहरे देखने लायक थे। ये लोग शिवानी को अपनी देसी एसयूवी में बैठाना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो शिवानी के पास इंपोर्टेड गाड़ी निकली। उदास चेहरे ये देखकर अब और भी ज्यादा मायूस हो गए थे। जब हार्दिक ने शिवानी को जाते हुए देखा तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और नक्श के कान में फुसफुसाते हुए बोला,
शिवानी बहुत खूबसूरत है यार, कितना अच्छा होता अगर मेरी भी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होती। अगर मुझे शिवानी के साथ एक पल बिताने का मौका भी मिल जाए ना तो मैं तो गंगा नहा लूंगा। अच्छा, लेकिन लोग तो कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं। जैसे ही नक्श ने मुस्कुराते हुए ये कहा वैसे ही अपना मुंह बनाते हुए हार्दिक बोला, तो फिर ठीक है, थोड़े पाप भी कर लेंगे, हा 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 हा। और इसी के साथ दोनों खिलखिलाते हुए हंसने लगे थे। अभी नक्श हार्दिक से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी जेब में उसका फोन बजने लगा। जब नक्श ने अपना फोन बाहर निकाला तो सभी की नजर नक्श पर पड़ी और एक बार फिर से नक्श लोगों की बातों का शिकार बन गया। ओह गॉड, ये कौन से जमाने में जी रहा है? यह अपने ही जमाने में जी रहा है, गरीबी के जमाने में। यहाँ पर सब लेटेस्ट खाया हुआ सेब वाला फोन लेकर घूम रहे हैं और यह अभी तक चाइना वाले के सबसे पुराने मॉडल में लगा हुआ है। छोड़ जाने दे, सबके नसीब में कहाँ होता है ये सब। ये तो पता नहीं कि नक्श ने उन लोगों की बात सुनी या नहीं, लेकिन जब नक्श ने देखा कि कॉल उसकी बीवी अनिका का है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कॉल उठाते ही अनिका ने कड़क आवाज में बोलना शुरू किया, तुमने कपड़े खरीदे? तुम्हें पता है ना कि आज हमें फैमिली गैदरिंग में जाना है। लेट मत करना, कपड़े खरीद कर सीधा घर आओ। अनिका ने नक्श को जवाब देने का कोई मौका ही नहीं दिया और अपनी बात कहने के बाद कॉल कट कर दिया। अनिका की कॉल के बाद नक्श को एहसास हुआ कि उसने अभी तक नए कपड़े खरीदे ही नहीं हैं। जल्दी से नक्श ने हार्दिक के साथ अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की और भागते हुए पार्किंग में पहुंचा। जल्दी से नक्श ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर चालू किया और हवा से बात करते हुए उसे दौड़ाने लगा। ओह माय गॉड, नक्श अपने इस खटारा स्कूटर के साथ इस पार्टी में आया। हा 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 हा, तुम्हें नहीं लगता कि आधे रास्ते में ही इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी? हा 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 हा। जब नक्श की कुछ फीमेल क्लासमेट ने नक्श को उस स्कूटर पर जाते हुए देखा तो उन्होंने भी नक्श का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। हालांकि नक्श और उनके बीच में काफी डिस्टेंस था, लेकिन उसके बाद भी नक्श ने उन लड़कियों की बातें सुन ली थी। वो अलग बात है कि नक्श को उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ अनिका ऑफिस से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही अनिका अपने केबिन से बाहर आई वैसे ही एक काले सूट पहना आदमी अपने हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स लेकर अनिका के सामने जाकर खड़ा हो गया था। एक्सक्यूज मी, आप? अनिका उस आदमी को नहीं जानती थी और पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखे जा रही थी। काले सूट पहने उस आदमी ने वो गिफ्ट बॉक्स अनिका की ओर बढ़ाया और बहुत ही शालीन अंदाज में बोला, हमारे बॉस की तरफ से यह आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। तभी इतने में अनिका की दोनों सेक्रेटरीज भी वहां आ गई और वो भी उस काले सूट पहने आदमी और उसके हाथ में थामे उस गिफ्ट बॉक्स को ही देखने लगी। क्या बात है मैडम, बॉयफ्रेंड की तरफ से गिफ्ट? वाकई में अनिका ने अपने एम्प्लॉइज को बोलने की काफी छूट दे रखी थी। ये सुनकर अनिका ने उन दोनों को ऐसे देखा जैसे मानो वो उन्हें गुस्से में खा जाएगी। फालतू की बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अनिका ने गुस्से से कहा। उसके बाद अनिका ने एक नज़र उस काले सूट पहने आदमी पर डाली और एक पल के लिए हेजिटेट होते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को लेते हुए पूछा, तुम्हारा बॉस कौन है? सॉरी, बॉस ने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी आइडेंटिटी को गैस कर लेंगी। ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मुझे उम्मीद है कि आज की रात आपकी शानदार जाएगी। ये बोलने के बाद वो काले सूट पहना आदमी पीछे मुड़ा और चुपचाप एनजी कॉर्पोरेशन से निकल गया। अनिका की नजरें अपने हाथ में थामे उस गिफ्ट बॉक्स पर ही टिकी हुई थी और फाइनली उसने तय किया कि उसे इस गिफ्ट बॉक्स को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर इसमें है क्या। वैसे उस गिफ्ट बॉक्स में था क्या? सूरत शहर में ऐसा कौन सा बॉस आ गया जो अनिका को गुमनाम तोहफे भेजने लगा? क्या अनिका उस गुमनाम बॉस को पहचान पाएगी? क्या इस गिफ्ट बॉक्स में ऐसा कुछ निकलेगा जिसे देखने के बाद अनिका के चेहरे पर खुशी ही खुशी होगी? या फिर सब कुछ उल्टा होने वाला था? क्या नक्श सही समय आने पर शिवानी को मजा चखाएगा? नक्श अपनी रियल आइडेंटिटी सबके सामने कब डिस्क्लोज करेगा? जानने के लिए पढ़े CH8 मैम्बो अंकल। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक्साइटेड होना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो इस गिफ्ट बॉक्स के सेंडर को नहीं जानती थी। खैर, अपने कंफ्यूजन को साइड में रखते हुए जैसे ही अनिका ने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला वैसे ही अनिका दंग रह गई। उसकी दोनों सेक्रेटरीज जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी वो भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और चिल्लाते हुए बोली, ओह माय गॉड, ये तो ड्रीम लवर नेकलेस है। ओह माय गॉड, अपनी कंट्री में ऐसे सिर्फ 10 रेयर डायमंड नेकलेस है और एक नेकलेस आज मैडम के पास आ गया। वाओ मैडम, आपका बॉयफ्रेंड तो बहुत अटेंटिव है, दूसरी सेक्रेटरी ने कहा। अनिका की नज़र जैसे ही उस नेकलेस पर पड़ी वैसे ही उसे पता चल गया था कि यह एक असली ड्रीम लवर नेकलेस है, क्योंकि उसे यह नेकलेस बचपन से ही बहुत पसंद था और उसे ड्रीम लवर रेयर डायमंड नेकलेस के बारे में डिटेल्ड जानकारी भी थी। अभी जो नेकलेस उसके हाथ में था वो डेफिनेटली एक जेन्युइन ड्रीम लवर था।
अनिका की आंखें उस गिफ्ट बॉक्स में रखे रेयर डायमंड नेकलेस से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उससे ये सब काफी अनरियल सा लग रहा था, कहीं वो सपना तो नहीं देख रही थी। आखिर ड्रीम लवर नेकलेस उसे किसने दिया होगा? कौन दे सकता है? क्या वो विहान हो सकता है? लेकिन विहान के लिए ड्रीम लवर नेकलेस खरीदना इतना आसान नहीं होगा। अगर होता तो वो उसे पहले ही दे देता। कहीं ऐसा तो नहीं कि विहान को नक्श की बातों का कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया हो और वो अनिका के सामने अपने आप को महान दिखाने के लिए अपनी सारी सेविंग्स इस ड्रीम लवर में लगा बैठा। ये सब सोचते हुए अनिका के दिल में कुछ कुछ होने लगा था और ये कुछ कुछ विहान को लेकर हो रहा था। अनिका अंदर ही अंदर बहुत टच्ड फील कर रही थी। अगर आज की फैमिली गैदरिंग में अनिका ने ये ड्रीम लवर नेकलेस पहना तो वो अपने खानदान की पहली औरत होगी जिसके पास इतना बेशकीमती हार है। अनिका मिसाल बन जाएगी, खानदान उसे हमेशा याद रखेगा। ये सब सोच सोचकर अब उसे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। दूसरी तरफ नक्श कपड़ों को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। उसने मॉल में मोस्टली सारे आउटलेट्स को कवर कर लिया था, लेकिन उसे अपने लिए कोई भी ढंग का सूट पसंद नहीं आ रहा था। हर किसी सूट में उसे कोई ना कोई खामी नजर आ रही थी, किसी का कलर तो किसी की फिटिंग। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि यहाँ तो उसका काम नहीं बनने वाला है। जब नक्श को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल किया जो उसके दादाजी ने उसके लिए अरेंज की थी। धीरे धीरे भानुशाली ग्रुप नक्श को सारी लग्जरीज देता हुआ दिखाई दे रहा था। नक्श की सेक्रेटरी बहुत ही एफिशिएंट थी। आधे घंटे से भी कम समय में उसने नक्श के मुताबिक एक ऐसे सूट का इंतजाम किया जिसका कलर भी अच्छा था और उसकी फिटिंग भी परफेक्ट थी। अब नक्श को वाकई में लगने लगा था कि वो किसी बड़ी कंपनी का सीईओ है। फाइनली सूट मिल गया था और अब नक्श अपने हवाई की सवारी करते हुए सीधा घर की तरफ निकल पड़ा था। जैसे ही नक्श घर में घुसा उसने देखा कि उसकी बीवी लिविंग रूम में आईने के सामने ड्रीम लवर नेकलेस पहने अपने आप को निहार रही थी। निहारती क्यों नहीं, उसकी खूबसूरती में चार चांद जो लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि नक्श के तोहफे से उसकी बीवी काफी सैटिस्फाइड है। इतनी सैटिस्फाइड है कि जैसे ही उसे यह नेकलेस मिला उसने झट से पहन भी लिया। लेकिन सच में अनिका की पतली गर्दन पर ड्रीम लवर नेकलेस वाकई में काफी नोबल और एलिगेंट लग रहा था। मिरर के रिफ्लेक्शन से जब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी जो ठीक उसके पीछे खड़ा था, तो अचानक से अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल से गए। अनिका ने अपना ध्यान अपने कपड़ों की तरफ डाला जो उसे आज की फैमिली गैदरिंग में पहनने थे। एक तरह से अनिका ने नक्श के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। आपको क्या लगा? अनिका नक्श को देखकर खुशी से झूम उठेगी। कैसे? क्यों? अनिका को तो पता ही नहीं था कि उसे यह नेकलेस नक्श ने दिया है। उसके हिसाब से तो यह नेकलेस विहान ने दिया है। चित्रा जो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, जब उसका ध्यान नक्श के हाथ में उस काले हैंडबैग पर गया तो उसने चौंकते हुए नक्श से कहा, इसमें क्या है? तुम्हारे कपड़े, जल्दी जाओ और चेंज करो, हमें 5 मिनट के अंदर अंदर निकलना है। सारू 6 मैं अभी चेंज करके आता हूँ, नक्श ने चित्रा से कहा और तुरंत ही अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा। चित्रा ने उसे सिर्फ 5 मिनट का समय दिया था। उन 5 मिनटों में जितना जल्दी हो सकता था नक्श ने अपने कपड़े बदले, मुंह हाथ धोए और कमरे से बाहर आ गया। जब चित्रा की नजर नक्श पर पड़ी जिसने ग्रे कलर का रॉयल सूट पहना था तो उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल का सैटिस्फैक्शन देखा जा सकता था। चित्रा बोली, हम ये सूट बुरा नहीं है, आज पहली बार तुम जावेरी खानदान के दामाद लग रहे हो, वरना हमेशा तो तुम बुझे हुए चिराग ही लगते हो। जल्दी करो, मुझे फिर से आज लेट नहीं होना है। अनिका के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। भले ही नक्श आज कितना ही हैंडसम क्यों ना लग रहा हो, लेकिन अनिका उसे हमेशा की तरह दबा ही रही थी। हाई हील्स पहनकर अनिका सबसे पहले घर से बाहर निकली। नक्श ने कार ड्राइव की और जल्द ही वो तीनों जावेरी खानदान के मैंशन में पहुंच गए थे। मैंशन के पार्किंग लॉट में पहले से ही 10 से 12 शानदार लग्जूरियस कार्स खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे महंगी गाड़ियों का एग्जीबिशन हो। चित्रा ने डार्क ग्रीन कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी थी जिसपे कशीदों की शानदार डिजाइन थी। चित्रा बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान 100 गुना ज्यादा बढ़ गई जब वो और अनिका दोनों एक साथ मैंशन की तरफ बढ़ने लगे। अनिका के बारे में क्या ही कहना, बैकलेस ब्लैक ड्रेस में वो गजब की खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से ड्रीम लवर नेकलेस ने उसे अप्सरा बना दिया था। उन दोनों को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि ये दोनों माँ और बेटी है, बल्कि दोनों एक दूसरे की बहनें लग रही थी। जब चित्रा और अनिका मैंशन के हॉल में पहुंचे तो उन दोनों की खूबसूरती ने काफी अटेंशन बटोरी। बहुत सारे रिलेटिव्स और दोस्त जो चित्रा और अनिका के करीब थे वो उनकी तरफ आए और उन्हें ग्रीट करने लगे। एज यूजुअल नक्श को किसी ने पूछा ही नहीं, वो दोनों उसे अकेला छोड़कर आगे निकल गए थे और चूंकि नक्श उन दोनों के पीछे पीछे आ रहा था इसलिए सभी ने उसे इग्नोर किया। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें ऐसी फैमिली गैदरिंग्स में नक्श का आना बहुत अच्छा लगता था। अब मैम्बो अंकल को ही देख लो, जब तक वो नक्श को नीचा नहीं दिखा देते उन्हें नॉर्मल फील नहीं होता था।
अरे अपानो नक्शे, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम्हें इतने अच्छे कपड़ों में देखकर। पहली बार तुम इंसान लग रहे हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। नक्श को देखकर मैम्बो अंकल तुरंत ही नक्श के करीब आ गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उन्होंने जानबूझकर इतना तेज चिल्लाते हुए कहा जिससे से ज्यादा लोगों की नजर नक्श पर पड़े और वो भी उसका मजाक बनाए। नक्श ने भीनी मुस्कान के साथ मैम्बो अंकल को देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। मैम्बो अंकल को लग रहा था कि नक्श कुछ बोलेगा, लेकिन नक्श के शांत रिएक्शन को देखकर मैम्बो अंकल का खून और भी ज्यादा खौल उठा और उन्होंने नक्श को और भी ज्यादा नफरत दिखाते हुए कहा, ये सूट तुमने एक स्पेशल प्राइस पर खरीदा है ना? मुझे अच्छे से याद है, मैंने इस सूट को चोर बाजार में देखा था। कितने का है? 500, 600। इस सूट की क्वालिटी क्या है? मैम्बो अंकल की बात सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोग अब नक्श को नफरत की नजर से देखने लगे थे और कुछ तो नक्श को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। नक्श की बेइज्जती होता देख अनिका को काफी एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। उसने नक्श को 10,000 रुपये दिए थे जिससे वो अपने लिए एक अच्छा ब्रांडेड सूट खरीदे, लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि नक्श ने पैसे बचाने के चक्कर में ये सूट किसी सस्ती सेल से उठा लिया है और यह सोचकर उसे नक्श पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मन ही मन अनिका सोच रही थी कि यह आदमी हमेशा उसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाल देता है। मैम्बो अंकल, सॉरी आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, लेकिन इन कपड़ों पर मैंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया है। नक्श ने अपने सूट की कॉलर को एडजस्ट करते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान भी नाच रही थी। नक्श की बात सुनकर मैम्बो अंकल को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। मैम्बो अंकल बोले, क्या तुमने इस सूट के लिए पैसे नहीं दिए? अच्छा, हो सकता है कि दुकान के मालिक को तुम्हारी शक्ल देखकर तरस आ गया हो और तुम्हारी गरीबी में थोड़ी मदद कर दी हो। हा 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 हा। ये सुनकर अब सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे थे और सभी नक्श को ऐसे देख रहे थे जैसे मानो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। ये देखकर चित्रा और अनिका भी काफी एम्बैरस हो गए थे। चित्रा एक पल भी नक्श के साथ खड़ी नहीं होना चाहती थी। उसका दामाद इतना बेवकूफ है उसने सोचा भी नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर वो एक पल और खड़ी रही तो नक्श की वजह से उसकी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। अपने पैरों को जोर से जमीन पर पटकते हुए चित्रा अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए सोफे की तरफ बढ़ने लगी थी। अगर तुम बात का सही तरीके से जवाब नहीं दे सकते हो तो बात मत करो, शांति से एक कोने में जाकर बैठ जाओ। अनिका ने भी नक्श के कान में फुसफुसाते हुए उसे डांट दिया था और उसके कदम भी सोफे की तरफ बढ़ने लगे थे। अनिका इस तरह के फैमिली अकेशंस पर नक्श को बिल्कुल भी लाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन चूंकि अब नक्श भी जावेरी खानदान का हिस्सा था इसलिए ऐसे मौकों पर अगर उसे नहीं लाएंगे तो खानदान और भी तरह तरह की बातें बनाएगा और अनिका ये सब नहीं चाहती थी, इसलिए हमेशा की तरह उसे नक्श को मजबूरी में लाना ही पड़ता था और नक्श की वजह से उन्हें हमेशा इसी तरह से एम्बैरेस्ड होना पड़ता था। अनिका, देखो वैसे तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलने का कोई शौक नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पति ने कभी अमीरी नहीं देखी है, उसे अमीरों की तरह रहना नहीं आता है, उसका तरीका अलग है और इसी वजह से वो हमेशा हंसी का पात्र बनता है। लेकिन कम से कम तुमने तो अमीरी देखी है। तुम भी अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहती। ये जो ड्रेस तुमने अभी पहनी है ये 15,000 की है ना? बहुत शर्म की बात है कि आज के स्पेशल ओकेशन पर तुमने इतनी सस्ती ड्रेस पहनकर आने की हिम्मत की। मैम्बो अंकल की नज़र ऊपर से नीचे तक बस अनिका को ही देख रही थी। उनके चेहरे की शातिर मुस्कान देखकर अनिका काफी अनॉयड फील कर रही थी। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि सभी का ध्यान उनकी तरफ ही है तो तुरंत ही उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और अपने सूट को थपथपाने लगे। उनके एक्सप्रेशंस में एरोगेंस साफ साफ दिखाई दे रहा था। आज चूंकि मुझे जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेशन पर आना था इसलिए मैंने मेरे लिए एक इटालियन डिजाइनर को पसंद किया। रिकार्डो टिसी नाम तो सुना ही होगा। मेरा ये सूट कस्टम मेड है और इस सूट के लिए मैंने पूरे 6 लाख रुपया दिया है। किस लिए? सिर्फ जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेशन पर आने के लिए। फैमिली एंड डिग्निटी कम्स फर्स्ट फॉर मी। अपने आप पर प्राउड फील करते हुए मैम्बो अंकल ने कहा। वाह, 6 लाख रुपये का कस्टम मेड सूट, वो भी इटालियन डिजाइनर का। मैम्बो अंकल की बात सुनकर सभी लोग शॉक थे। वैसे शॉक्ड होने जैसा कुछ नहीं था। मैम्बो अंकल इटली में ही रहते थे, वहां उनका टेक्सटाइल्स का बिजनेस है और बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। इटली की करेंसी में पैसा देना और इंडिया आकर इंडियन करेंसी बताकर वाही लूटना, यह उनकी बहुत पहले की प्रैक्टिस थी और जावेरी खानदान में भरे एक से एक नमूने उनकी इस प्रैक्टिस को समझ ही नहीं पाया था। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि सभी लोग उन्हें जलन की नजरों से देख रहे हैं तो उनके दिल को एक अजीब सुकून मिला। एक बार फिर से मैम्बो अंकल ने अनिका को देखा और इस बार उनकी आंखों में अनिका के लिए और भी ज्यादा नफरत थी।
अनिका का चेहरा लाल हो गया था, उसे गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। मैम्बो अंकल ने जानबूझकर अनिका का मजाक बनाया जिससे सभी लोगों का ध्यान उन पर और उनकी अमीरी पर ही टिका रहे। कोई भी अनिका या उसके परिवार को ना देखे या फिर तारीफ करे, नक्श उनके काम को वैसे ही आसान बना देता था और आज तो उन्होंने अनिका पर भी हमला कर दिया और सभी के सामने अनिका को बेवकूफ बता दिया। मैम्बो अंकल की इस हरकत का कोई जवाब देगा या फिर अनिका उनकी इस हरकत को चुपचाप सहन कर लेगी? क्या नक्श अपनी बीवी के बीच में आएगा और मैम्बो अंकल की छुट्टी कर देगा या फिर अनिका और चित्रा नक्श को बोलने का मौका ही नहीं देंगे? क्या अनिका का परिवार जावेरी खानदान के इस स्पेशल ओकेशन को छोड़कर चला जाएगा या फिर इस पार्टी में अभी और भी धमाल देखना बाकी है? जानने के लिए पढ़े CH9 ड्रीम लवर का जादू। जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल सबसे अमीर इंसान थे, अमीरी में और बातों में उनसे कोई भी नहीं जीत सकता था। यही वजह थी कि जब मैम्बो अंकल ने अनिका पर निशाना साधा तो उसे चुपचाप सुन लेना पड़ा। लेकिन जब अनिका की नज़र नक्श पर पड़ी जो अभी भी मुस्कुरा रहा था तो अनिका का दिल भर आया। जब नक्श ने नोटिस किया कि अनिका की नज़र उस पर है तो तुरंत ही नक्श ने अनिका की ओर देखा और उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा ब्राइट हो गई। ये देखकर अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगी। वैसे ही नक्श और अनिका के बीच में बहुत डिफरेंसेस थे और आज मैम्बो अंकल ने आग में घी डालने का काम किया। उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान नाच रही थी जिसे नक्श ने नोटिस कर लिया था। नक्श के कदम मैम्बो अंकल की तरफ बढ़ने लगे और जिस तरह से शुरुआत में मैम्बो अंकल ने नक्श के कंधे पर हाथ रखा था उसी तरह से इस बार नक्श ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। यह क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है? मैम्बो अंकल बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने में बहुत मजा आता था। नक्श की इस हरकत ने उन्हें बहुत गुस्सा दिला दिया और उन्होंने तुरंत ही नक्श के हाथ को झटका मारते हुए अपने कंधे से हटाया और अपने सूट को झाड़ने लगे। उन्हें डर था कि नक्श का हाथ लगने से उनका 6 लाख का कस्टम मेड सूट खराब हो जाएगा। विलायती लोगों के नखरे तो आपको पता ही है कैसे होते हैं। मैम्बो अंकल के बिहेवियर से नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए तंज मारते हुए कहा, ये 6 लाख का सिर्फ एक कपड़ा है और इन्हें डर था कि मेरा हाथ लगने से ये खराब हो जाएगा, इसलिए मेरी अनिका ऐसे कपड़े पहनती ही नहीं है जिससे उसे खराब होने का डर हो। मेरी अनिका वो चीजें पहनती है जो हाथ लगने से भी खराब नहीं हो सकती। वो ज्वेलरी पहनना प्रेफर करती है, सिर्फ ज्वेलरी। ये बोलते हुए नक्श ने अनिका को अपनी ओर खींचा जो नक्श की बात सुनकर पूरी तरह से स्टन थी। इन 2.5 सालों में नक्श जितनी बार भी जावेरी खानदान के स्पेशल ओकेशंस में गया उसका हमेशा इसी तरह से मजाक बनाया जाता था, लेकिन नक्श की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज नक्श ने सभी को शॉक कर दिया था। चित्रा को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इधर उधर देखने के बाद नक्श ने मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए कहा, क्या आपको अनिका की गर्दन पर ड्रीम लवर नेकलेस दिखाई नहीं दे रहा? बस इसकी कीमत मत पूछिएगा क्योंकि आपने जो ये सूट पहना है ना, ऐसे 100 सूट भी ड्रीम लवर नेकलेस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नक्श की बात सुनकर अब सभी की नजरें अनिका पर जाकर अटक गई थी। मेरा मतलब है अनिका की गर्दन पर जाकर अटक गई थी। वो कहते हैं ना कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। नक्श ने ऐसा कुछ कह दिया था कि हॉल में मौजूद सभी लोग साइलेंट मोड पर चले गए थे और पीछे सिर्फ पियानो की मधुर आवाज ही सुनाई दे रही थी। अनिका की गर्दन को गौर से देखने के बाद सारे गेस्ट्स जैसे पागल ही हो गए। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया या फिर मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही हूँ? इसने तो वाकई में ड्रीम लवर नेकलेस पहना है। वाओ, कितना खूबसूरत है यह। अनिका की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। इंडिया में सिर्फ इसके 10 पीस ही है। हर औरत का सपना है ये ड्रीम लवर और अनिका ने तो अपना सपना पूरा भी कर लिया है। अनिका की गर्दन पर ड्रीम लवर नेकलेस देखने के बाद हॉल में मौजूद सारी औरतें काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि जितने भी मर्द वहां मौजूद थे वो भी ड्रीम लवर देखकर शॉक थे। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ड्रीम लवर के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं था, लेकिन आज जब उन्हें उसके दर्शन हुए तो उन्हें पता चला कि इस नेकलेस को ड्रीम लवर क्यों कहा जाता है और यह जानने के बाद वो लोग भी शॉकिंग जोन में चले गए थे। एक पल के लिए अनिका हॉल में मौजूद सभी लोगों के लिए आई कैचिंग पर्सनालिटी बन गई थी। सभी की नजरें उसी पर टिकी हुई थी और ये देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो काफी सैटिस्फाइड फील कर रही थी और करेगी भी क्यों नहीं। एक औरत क्या चाहती है
यही कि सब उसकी तारीफ करे और अनिका के साथ यही तो हो रहा था। कुछ समय पहले अनिका को नीचा दिखाया गया और अब देखिए अनिका टॉप पर पहुंच गई थी। उसी समय अनिका ने अपना ध्यान नक्श पर लगाया जो ठीक उसके बाजू में खड़ा था चित्रा के साथ साथ। अब अनिका को भी यकीन हो गया था कि नक्श बदल गया है। खैर यह समय नक्श के अंदर आ रहे चेंजेस जानने का नहीं बल्कि अपनी ओर ज्यादा वाहवाही लूटने का था। इसलिए अनिका बार बार अपना हाथ ड्रीम लवर पर लगाते हुए सभी को दिखाने और साथ ही साथ जलाने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है कि तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। कैसा ड्रीम लवर? तुम लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तुम ड्रीम लवर खरीद सको? मुझे लगता है कि अनिका ने नकली ड्रीम लवर नेकलेस पहना है। अनिका की गर्दन में पहने उस नेकलेस को घूरते हुए मैम्बो अंकल ने कहा। हालांकि उन्हें पता था कि वो असली ड्रीम लवर ही है, लेकिन इस समय वो अपनी बात को सामने रखते हुए उसे फेक बताने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लोग उनकी बात पर यकीन करेंगे और यह बात आगे तक जाएगी। वैसे भी उन्हें इस तरह की बहस करने में मज़ा ही मज़ा मिलता था। जब नक्श ने ये सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। मुंह बनाते हुए नक्श ने कहा, अगर आपको यकीन करना है तो करो, वरना कोई बात नहीं। और हमारे पास कितना पैसा है ये पूछने वाले आप होते कौन हो? क्या अब हमें आपको पैसों का हिसाब भी देना होगा? नक्श चुप हो जाओ। अचानक से चित्रा सोफे से उठी और उसके कदम नक्श की तरफ बढ़ने लगे थे। नक्श को गुस्से की नज़र से देखने से बाद चित्रा मुस्कुराते हुए मैम्बो अंकल की तरफ बढ़ी और शांत आवाज में बोली, भाई साहब नक्श आपसे बहुत छोटा है, कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है तो छोटे बड़ों का कायदा भूल जाता है, लेकिन आप तो बड़े हैं, क्यों फालतू की बहस कर रहे हैं? छोड़िए, जाने दीजिए। ओह अच्छा हाँ, कावेरी कहीं दिखाई नहीं दे रही और बच्चे भी नहीं दिख रहे। कहाँ है वो सब? कावेरी तो इटली में ही है, बुटीक का बहुत काम है उसके पास, वो आपकी तरह फ्री नहीं है। नेहल और हेतल भी ठीक है। नेहल के लिए हमने एक लड़का भी देख लिया है, अगले साल उसकी शादी कर देंगे। मेरा होने वाला दामाद अमेरिका में डॉक्टर है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिला। मुझे उसे बेबी सिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा अपने पैरों पर खड़ा है, मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ता है। मैम्बो अंकल भला कैसे शांत हो सकते थे? उन्हें तो चित्रा ने बल्कि बोलने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे डाली थी। ये सब सुनकर चित्रा बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करने लगी। तभी इतने में एक भारी आवाज सुनाई दी, अरे सब लोग क्या कर रहे हैं? लो बा आ गई। अपनी माँ को देखकर मैम्बो अंकल का चेहरा खुशी से चमक उठा। अनिका की दादी, जिनका नाम कल्याणी था, वो अब करीब 90 साल की हो गई थी और उन्हें देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग खड़े हो गए थे और जय श्री कृष्णा बोलते हुए उन्हें ग्रीट करने लगे थे। अनिका की दादी की वजह से ही जावेरी खानदान में समय समय पर ऐसी फैमिली गैदरिंग्स होती थी। मरने से पहले वो चाहती थी कि पूरा खानदान साथ रहे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मरने के बाद सब अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएंगे और उसके बाद कोई एक दूसरे को पूछेगा भी नहीं। मैम्बो अंकल ने देखा कि घर का नौकर व्हील चेयर पर उनकी माँ को लेकर आ रहा है और ये देखते ही मैम्बो अंकल के कदम अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगे थे। अपने बेटे को देखकर कल्याणी के चेहरे पर भी रौनक आ गई थी, लेकिन जब कल्याणी की नज़र नक्श पर पड़ी जो अनिका के साथ खड़ा था तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए थे। उनके चेहरे की मुस्कान जा चुकी थी। नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि कल्याणी उसे पसंद नहीं करती है। नक्श को भी उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ये सब नक्श के लिए रोज का था। इन 2.5 सालों में कल्याणी का ऐसा चेहरा देखने की अब आदत सी हो गई थी। ठीक है, तो अब सभी से मेल मिलाप हो गया है तो खाने का भोग लगाया जाए। कल्याणी के आदेश पर सारी डिशेस का भगवान कृष्णा को भोग लगाया गया और उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। चूंकि मैम्बो अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसलिए वो हमेशा कल्याणी के पास वाली चेयर पर ही बैठते थे और दोनों माँ बेटी परिवार की चुगली करने का काम करते थे। अनिका के पापा की डेथ के बाद से कल्याणी ने चित्रा और अनिका को एक तरीके से अलग ही कर दिया था, लेकिन लोगों के सामने दिखावा करने के लिए वो उन्हें हमेशा इन फैमिली गैदरिंग्स में बुलाती थी। जब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए तो कल्याणी ने कहा, आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी तरह हमारे परिवार को जोड़कर रखना चाहती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं हम सबको एक करके चलना चाहती हूँ। मेरे मरने के बाद भले ही आप लोग कुछ भी करें, लेकिन आप सभी को एक साथ इतना खुश देखकर मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि यह परिवार इसी तरह हमेशा साथ रहेगा और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा। प्यार भरा भाषण देने के बाद डिनर की शुरुआत हुई। डिनर में ढोकला, गाठिया, थेपला, उधियू, होंडवी, फाफड़ा, खिचड़ी, जलेबी, कड़ी, बाप रे इतना कुछ था कि डिशेस का नाम लेते लेते ही पेट भर जाएगा। कुल मिलकर प्रॉपर गुजराती डिनर था और देखने में ही बहुत लाविश लग रहा था। जब नक्श की नज़र डिनर स्प्रेड पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आने लगा था। खाने पीने के मामले में नक्श की डाइट बहुत अच्छी थी। जैसे ही खाने की शुरुआत हुई वैसे ही नक्श अपनी धुन में खाना खाने लगा। सभी लोगों की नज़रें डिस्गस्टेड अंदाज में नक्श पर ही टिकी हुई थी, लेकिन नक्श को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वो बेफिक्रे की तरह अलग अलग डिशेस के मज़े लेने में लगा हुआ था।
अनिका और चित्रा ने भी नक्श को कई बार देखा, लेकिन नक्श ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मानो उसने उन दोनों को देखा ही नहीं हो। अब जब खाना सामने हो तो किस बात की शर्म। नक्श की जो मर्जी वो खाए, आखिर यह सब खाने के लिए ही तो बनाया गया था। और नक्श के ईटिंग मैनर्स भी बुरे नहीं थे, बस वो खाना सभी से बहुत फास्ट खाता था, इसलिए सभी को ऐसा लगता था कि वो जन्मों जन्मों का भूखा है और इसी वजह से सब उसे घूरते थे। लेकिन अगर नक्श खाना खाते हुए इस सब के बारे में सोचेगा तो वो ठीक से खाना नहीं खा पाएगा, क्या पता वो खाना पचे ही ना। यही वजह थी कि खाने के समय वो सभी को इग्नोर करता था। खाना खाते हुए अचानक से कल्याणी ने बोलना शुरू किया, यहाँ आने से पहले मुझे एक रिलायबल न्यूज़ मिली, भानुशाली ग्रुप अपना सीईओ बदल रही है और सुनने में आ रहा है कि वो नया सीईओ बहुत यंग है, बिल्कुल मेरी पोती अनिका की तरह। शायद 2-3 दिन में उसे ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया जाएगा। कल्याणी की बात खत्म होते ही वहां मौजूद सभी के चेहरों पर सरप्राइज एक्सप्रेशन देखा जा सकता था। फुसफुसाने का दौर भी शुरू हुआ और सभी के मन में कुछ बेसिक कॉमन सवाल थे कि भानुशाली ग्रुप अचानक से अपना सीईओ क्यों बदल रहा है। उस कंपनी में ऐसी भी क्या उथल पुथल हो गई है कि उन्हें सीईओ बदलने की जरूरत पड़ रही है। वो नया सीईओ कौन होगा, वो क्या नए चेंजेस लेकर आएगा, भानुशाली ग्रुप का फ्यूचर प्लान क्या है, वगैरह वगैरह। हालांकि सभी लोगों को पता था कि यह उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होने जा रही है। जावेरी खानदान भी बिजनेस के मामले में सूरत के अंदर कम पॉपुलर नहीं था और उनके साथ भी कई छोटी बड़ी कंपनीज काम करती थी, लेकिन अब उन्हें भानुशाली ग्रुप के साथ मिलकर काम करना था, क्योंकि भानुशाली ग्रुप मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग था। और कुछ कंपनीज होती हैं ना जिनका नाम सुनकर ही काम हो जाता है, भानुशाली ग्रुप उनमें से था। और यही वजह थी कि जावेरी खानदान उनके साथ में अग्रीमेंट साइन करना चाहता था। यकीन मानिए, अगर यह अग्रीमेंट साइन होता है तो इससे जावेरी खानदान को बहुत फायदा होगा, जावेरी खानदान की ऊंचाई की नई शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्या भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ जावेरी खानदान से कोई डील करेगा? क्या नक्श जावेरी खानदान की हरकतों को भूल जाएगा? क्या नक्श अपनी बीवी अनिका के लिए जावेरी खानदान से डील करेगा? तब क्या होगा जब जावेरी खानदान को पता चलेगा कि भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ नक्श है? अनिका और चित्रा की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? मैम्बो अंकल का क्या? वो तो नक्श को फ्री की रोटी चबाने वाला समझ रहे हैं, तो नक्श उनसे कैसे निपटेगा? चटैन एक्सीडेंट हो गया। ऐसा नहीं है कि जावेरी खानदान पहली बार भानुशाली ग्रुप को अप्रोच करने जा रहा था। बीते सालों में कई बार जावेरी खानदान ने भानुशाली ग्रुप को प्रपोजल्स भेजे थे, लेकिन उन्होंने सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए। अब इसके पीछे की असली वजह जो कोई भी हो, लेकिन भानुशाली परिवार हर मामले में जावेरी खानदान से 10 कदम आगे था। ऊंचा और पावरफुल होने के कारण उन्होंने जावेरी खानदान को कभी घास तक नहीं डाली। लेकिन अब जब भानुशाली ग्रुप अपने सीईओ को बदल रहा है और ऊपर से एक यंग सीईओ कमान संभालने वाला है, तो जावेरी खानदान को कुछ पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी। जावेरी परिवार इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से खोना नहीं चाहता था, भले ही वो नया सीईओ उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट। लेकिन जावेरी परिवार एक बार फिर से कोशिश करके देखना चाहते थे। नक्श का पूरा ध्यान अपने खाने पर था, लेकिन जब उसने कल्याणी के मुंह से भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ वाली खबर सुनी तो तुरंत ही उसका सर ऊपर की ओर उठ गया था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। मन ही मन नक्श सोचने लगा कि भले ही कल्याणी 90 साल की हो गई है और उनसे चला भी नहीं जाता है, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा उन्हें सब खबर रहती है। कल्याणी सभी के रिएक्शन नोटिस कर रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। खाना खाते हुए धीरे से कल्याणी ने सभी से पूछा, तो फिर क्या ख्याल है? क्या किसी के पास कोई आइडिया है कि हम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से कैसे मुलाकात करें? जिस किसी का भी आइडिया कामयाब हो गया और अगर भानुशाली ग्रुप के साथ जावेरी खानदान का कनेक्शन सक्सेसफुल रहा तो वो इंसान जावेरी खानदान को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा। मैं उसे अच्छा खासा इनाम भी दूंगी। मैं जाना चाहता हूँ दादी, मुझे भी जाना है। मुझे जाने दो, मुझे बिजनेस के बारे में डिस्कशन करना अच्छे से आता है। अनिका भी अपना मुंह खोलकर अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन जब अनिका ने जावेरी खानदान में अपनी जगह रियलाइज की जो बाकी के कजन से काफी नीचे थी, तो अनिका ने अंत में शांत रहने का फैसला किया। कल्याणी के सामने सभी लोग एक के बाद एक अपने ओपिनियंस रख रहे थे और कल्याणी भी सभी की राय सुनकर सैटिस्फैक्शन में अपना सर हिला रही थी। आखिर में कल्याणी की नज़र मैम्बो अंकल पर गई, जिनके चेहरे पर ईगनेस के हाव भाव पहले से ही दिखाई दे रहे थे। कल्याणी ने मैम्बो अंकल का हाथ पकड़ते हुए कहा, नवीन, इस मैटर को तुम हैंडल करोगे, डोंट लेट मी डाउन। चलो इसी बहाने हमें ये तो पता चला कि मैम्बो अंकल का असली नाम नवीन जावेरी था। मैम्बो अंकल तो उन्हें प्यार से बुलाते थे, वैसे वो प्यार के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थे।
माँ आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, देखना इस बार मैं ये डील क्लोज करके ही रहूंगा और सारे नेगोशिएशंस भी अकेले संभाल लूंगा। अपनी छाती ठोकते हुए मैम्बो अंकल ने कहा। उनके चेहरे से वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। एक तरफ माँ और बेटे के बीच में कुछ सीरियस बातें चल रही थी तो दूसरी तरफ नक्श भाई साहब का खाना हो गया था। अपनी थाली में चम्मच रखने के बाद हाथ मुंह पोंछने के लिए नक्श ने नैपकिन उठाया और मैम्बो अंकल को देखा जो सीरियस अंदाज में कल्याणी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर नक्श मन ही मन खिलखिलाते हुए हंसने लगा था। मैम्बो अंकल डील क्लोज करेंगे, नेगोशिएशंस भी कर लेंगे। भाई इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहाँ से आया? यह इटली नहीं है, इंडिया है। इंडिया यहाँ सब कुछ परखा जाता है और मैम्बो अंकल को तो पता ही नहीं है कि उन्होंने भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को पहले ही ऑफेंड कर दिया है और उसके बाद भी तो भानुशाली ग्रुप से कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं। नक्श के मन में ये सारी बातें चल रही थी और यह सब सोचकर उसे बहुत मजा आ रहा था। फैमिली गैदरिंग खत्म होने के बाद नक्श अनिका और चित्रा को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा था। रास्ते में अनिका ने नक्श की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में तो बस कल्याणी की बातें घूम रही थी कि कैसे जावेरी खानदान भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है और उस डील को क्लोज करने की जिम्मेदारी मैम्बो अंकल को दी गई। कल्याणी अपने चारों बेटों में से, माफ कीजिएगा अब अनिका के डैड तो रहे नहीं, तो अपने तीनों बेटों में से सबसे ज्यादा मैम्बो अंकल को ही पसंद करती थी और ज्यादातर सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को संभालने के लिए बोलती थी, जिसमें उन्हें इंडियन मार्केट के ABCD का भी नॉलेज नहीं था। बस इटली में अपना बिजनेस क्या चमका दिया। कल्याणी को ऐसा लगता था जैसे मैम्बो कहीं पर भी फतह कर सकता है। अनिका यही सोच रही थी कि अगर वो कोई पैतरा चलाए और उसके आइडिया से अगर जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच में डील क्लोज हो जाए तो वो अपनी NG कॉर्पोरेशन को भी डूबने से बचा सकती है। अगर उसे और भी ज्यादा फाइनेंशियल एड मिलेगा तो यह उसके और उसकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे अभी तो उसकी डूबती हुई कंपनी को विहान बजाज संभाल रहा था, लेकिन अब जब उसने अनिका को ड्रीम लवर नेकलेस खरीद कर दे दिया है तो क्या उसके पास भी अब उतना पैसा होगा? अनिका के मन में यही सारी बातें घूम रही थी और वो जितना इस बारे में सोच रही थी उतनी ही ज्यादा उसे इरिटेशन हो रही थी। अनिका का बर्ताव देखकर नक्श को समझ आ गया था कि वो क्यों इतनी स्ट्रेस्ड है, लेकिन उस समय नक्श ने कुछ नहीं कहा। रुकिए, रात को सोने से पहले अचानक से नक्श जमीन पर लगाए अपने बिस्तर से उठा और सीधा बेड की तरफ बढ़ा जहां अनिका बस लेटने ही वाली थी। नक्श ने अनिका को देखा और उसका मन किया कि आज की रात वो अनिका के साथ ही सोए, लेकिन अपनी इस इच्छा को साइड में रखते हुए नक्श ने अनिका को दिलासा देते हुए कहा, अनिका तुम परेशान मत हो, मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के साथ डील क्लोज नहीं कर पाएंगे। इस बार तुम्हारे अलावा वो डील कोई भी क्लोज नहीं कर सकता है। अपनी बात कहने के बाद नक्श ने अनिका के रिएक्शन का इंतजार भी नहीं किया और वापस अपने जमीन वाले बिस्तर पर जाकर लेट गया और आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नक्श की बात सुनकर एक पल के लिए अनिका शॉक रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नक्श ने उसके दिमाग में चल रहे उन थॉट्स को पहचान लिया था। हालांकि जो कुछ भी नक्श ने कहा उसे सुनने के बाद अनिका स्पीचलेस हो गई थी। अनिका नक्श की बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। अगर वो भानुशाली ग्रुप के पास डील लेकर गई और वो डील क्लोज होगी ही होगी, इस बात की क्या गारंटी थी? नक्श को कैसे पता कि उसके चाचा और उसके बाकी के कजन्स इस डील को क्रैक नहीं कर पाएंगे? नक्श तो अनिका को कंफर्ट देने आया था, लेकिन अब तो अनिका और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रही थी। नक्श से अपनी नजर हटाते हुए अनिका ने लाइट बंद की और बेड पर लेट गई। अनिका उन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए सब कुछ भूलकर उसने अपनी आंख बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। उधर जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल पूरी प्रिपरेशन कर रहे थे कि कैसे भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाया जाए। साथ ही साथ अनिका के कजन्स भी इसी काम में लगे हुए थे, लेकिन अनिका शांत और गुमसुम थी, जैसे मानो वो पहले ही हार मान चुकी हो। उसे लग रहा था कि मैम्बो अंकल नहीं तो उसका कोई और कजन ये डील क्रैक कर ही लेगा, इसलिए अनिका का ध्यान उस डील से हट गया था। शायद अनिका ऐसा भी सोच रही थी कि अगर वो डील किसी से भी क्रैक नहीं हुई तब वो कोशिश करेगी। खैर जो कुछ भी था, इस कश्मकश में 3 से 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और वो दिन आ गया जब भानुशाली ग्रुप को अपना नया सीईओ मिलने वाला था। उस दिन की सुबह जब अनिका अपने काम से निकल गई तो नक्श भी घर से निकल गया था। नक्श के दादाजी ने उसे सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि आज उसकी ज्वाइनिंग है और उसकी सेक्रेटरी नंदिता ऑफिस में उसका इंतजार करेगी। नक्श ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर उठाया और हवा से बात करते हुए भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा था। भानुशाली ग्रुप का मेन ऑफिस सूरत की सबसे पॉश लोकेलिटी में था। ऑफिस के बारे में बात करें तो पूरे 50 माले की बिल्डिंग थी। सारे डिपार्टमेंट्स लेवल वाइज बंटे हुए थे। पूरे सूरत में इससे बड़ा कोई ऑफिस नहीं था। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी भानुशाली ग्रुप की बिल्डिंग से छोटी थी। वाकई में भानुशाली ग्रुप किसी महल से कम नहीं था।
जब नक्श ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस का पार्किंग लॉट लग्जरी और स्पोर्ट्स कार से भरा हुआ है। भानुशाली ग्रुप में कई लोग 1-1 करोड़ के पैकेज पर भी काम कर रहे थे। किसी किसी का पैकेज तो 3-4 करोड़ रुपए भी था। ऊपर से भानुशाली ग्रुप फिल्में भी प्रोड्यूस करता था, तो सारे आर्टिस्ट्स का आना जाना भी लगा रहता था और यही वजह थी कि पार्किंग लॉट में इतनी सारी लग्जरी कार्स थी। वैसे इन लग्जरी कार्स को देखकर यह भी पता चलता है कि भानुशाली ग्रुप की ताकत क्या होगी और नक्श इतनी ताकतवर कंपनी का सीईओ बनने जा रहा था। लेकिन नक्श के मन में एक बात और खटक रही थी, इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होकर वो एक स्कूटर चला रहा था। ऐसे में अगर सीईओ ने यहाँ अपना स्कूटर पार्क किया तो उसका तो मजाक बनेगा ही साथ भानुशाली ग्रुप को भी ट्रोल किया जाएगा और नक्श ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए नक्श ने तय किया कि वो अपना स्कूटर ऑफिस के बाहर रोड के सामने की तरफ पार्क करेगा और यही सोचते हुए नक्श अपने स्कूटर को ठिकाने लगाने के लिए ले जाने लगा। अभी नक्श अपने स्कूटर को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से लाल कलर की इम्पोर्टेड स्पोर्ट्स कार आई और उसने नक्श के स्कूटर को ठोक दिया। वह जोर से चिल्लाते हुए नक्श सड़क के दूसरी तरफ कूदा और जैसे तैसे अपने आप को बचाया। लेकिन नक्श के स्कूटर की हालत ठीक नहीं थी। स्कूटर के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से मुड़ गया था और स्कूटर का टायर भी टेढ़ा हो गया था। टक्कर इतनी जोर से हुई कि उस लाल गाड़ी पर भी डेंट आ गया था। लेकिन गलती नक्श की नहीं थी, गलती तो उस लाल गाड़ी की थी जो इतनी तेज स्पीड में गली के अंदर घुस रही थी। खैर अब क्या, अब तो तमाशा होने ही वाला था। अपने स्कूटर की ऐसी हालत देखकर नक्श को हार्ट अटैक आ गया था। इससे पहले कि वो लाल स्पोर्ट्स कार के ड्राइवर से कुछ कहता, अचानक से उस कार का दरवाजा खुला और नक्श को सफेद टांगों के दर्शन हुए। सड़क पर देखकर नहीं चलते हो क्या? उस लड़की की टोन बहुत खराब थी। जब वो लड़की पूरी तरह से कार से बाहर निकली तो वहां मौजूद भीड़ उस लड़की को देखने के लिए और भी ज्यादा बेकाबू हो गई। सभी लोग फुसफुसाने लगे, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कौन सी फिल्म की स्टार है। उस लड़की के बाल बहुत लंबे थे और बदन तो दूध की तरह सफेद था। उसने ब्लू कलर की स्कर्ट पहनी थी, हाई हील्स में उसकी टांगें और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। देखते ही देखते मंजिलों की भीड़ भी बढ़ने लगी थी। सही मायनों में जब नक्श की नजर उस लड़की पर पड़ी तो नक्श के चेहरे का एक्साइटमेंट देखने लायक था। अरे शिवानी तुम! नक्श ने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी शिवानी से आज कुछ इस तरह मुलाकात होगी। शायद वो आज भानुशाली ग्रुप के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी। वाह क्या कोइंसिडेंस है, नक्श भी आज ही सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा और शिवानी भी आज ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई। नक्श का स्कूटर पूरी तरह से डैमेज्ड हो गया था। अच्छी बात यह थी कि नक्श को कोई चोट नहीं आई थी। ऊपर से नक्श शिवानी को जानता भी था। शिवानी और भानुशाली ग्रुप के बीच अब एक नया रिश्ता बनने जा रहा था। ऐसे में भला नक्श शिवानी के साथ इस हादसे को लेकर बहस कैसे कर सकता था। इसलिए नक्श पूरी तरह से खामोश हो गया। शिवानी ने भी नक्श को पहचान लिया, तुरंत ही बोली, अरे नक्श तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये कहने के बाद शिवानी ने ऊपर से नीचे तक नक्श को देखा और उसके डैमेज स्कूटर की तरफ नजर दौड़ाई। 2 दिन पहले शिवानी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भानुशाली ग्रुप के में सिक्योरिटी गार्ड को दिन में अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए कंपनी अब एक जवान सिक्योरिटी गार्ड रख रही है। क्या वो नक्श है? मन ही मन ये सोचते हुए एक बार फिर से शिवानी ने नक्श की ओर देखा और मुंह बनाने लगी। तुम्हें रोड पर देखकर चलना चाहिए ना, देखो तुमने क्या किया। मेरी कार डैमेज हो गई है, तुम तो इसका खर्चा भी नहीं उठा सकते हो। शिवानी अपनी स्पोर्ट्स कार पर आए स्क्रैचेस और डेंट्स देख रही थी और यह सब देखकर उसका दिल भर आया था। कल ही तो शिवानी ने नई कार ली और आज पहली बार जब कार बाहर निकली तो उसका कल्याण हो गया। शिवानी की बात पर नक्श की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला है? क्या नक्श अपनी गलती मानेगा या फिर शिवानी के साथ बहस करने लगेगा? अगर शिवानी उसे पैसा भरने के लिए बोलेगी तब नक्श क्या करेगा? क्या नक्श आज शिवानी को दिन में तारे दिखाएगा? क्या होगा जब भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में शिवानी नए सीईओ के तौर पर नक्श से मिलेगी? क्या नक्श मैम्बो अंकल या अनिका के को यूजर्स से मिलेगा? अगर नहीं तो नक्श ने उसके लिए क्या प्लानिंग कर रखी होगी?